हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विलेज। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे कि जो भारत का इतिहास है, जो हिस्ट्री है, तो हिस्ट्री को हम कैसे पढ़ें, क्योंकि इतना बहुत बड़ा इतिहास है। और इतिहास को तो हम अध्ययन की दृष्टि से, अगर पढ़ने की दृष्टि से, किसी भी अगर इतिहास की हम तैयारी करना चाह रहे हैं, तो इतिहास की तैयारी करने के लिए हम इतिहास को इसको 3 भागों में विभाजित किया गया है। कितने पार्ट्स में? 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो यहाँ पर पहला पार्ट जो है, पहला भाग है हमारा प्रागैतिहासिक काल है, और दूसरा है आद्य ऐतिहासिक काल, और तीसरा है हमारा ऐतिहासिक काल। तो देखिए, जो हमारा प्रागैतिहासिक काल है, तो इसको हम 3 भागों में विभाजित किया गया: पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। यहाँ पर आद्य ऐतिहासिक काल है, तो ये भी 2 भागों में विभाजित है, एक सिंधु घाटी सभ्यता और दूसरी हमारी है वैदिक सभ्यता। और इसके बाद ऐतिहासिक काल, तो ऐतिहासिक काल को हम 3 भागों में विभाजित करते हैं: भारत का प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि प्रागैतिहासिक काल क्या आता है। प्रागैतिहासिक काल वो था कि जिसमें कि इसमें से कोई लिखित प्रमाण नहीं उपलब्ध है। इस काल में क्या है, कोई भी लिखित प्रमाण उपलब्ध नहीं है, और इस काल में मनुष्य जो था वो सभ्य नहीं था मनुष्य। और जो आद्य ऐतिहासिक काल है, तो इस काल में क्या है कि इतिहास के जो हमारे लिखित प्रमाण तो हैं, लेकिन वो ये इतने गूढ़ हैं कि उनको पढ़ा नहीं जा सकता है या अपुष्ट है। तो यहाँ पर तो लिखित प्रमाण है, लेकिन उनको पढ़ा नहीं जा सकता है या अपुष्ट है। तो ऐसा इस काल में हमें वहां से पता चलता है ऐतिहासिक काल को। और ऐतिहासिक काल में क्या हुआ, ऐतिहासिक काल में मनुष्य सब हो गया था, और साथ में ही ऐतिहासिक काल के लिखित प्रमाण भी उपलब्ध हैं। तो यहाँ से सबसे पहले हम प्रागैतिहासिक काल को अगर पढ़ते हैं, तो पूरा पाषाण काल है, जो कि अज्ञात से 8000 ईसा पूर्व तक का जो काल था वो हमारा पूरा पाषाण काल था। मध्य पाषाण काल था, जो 8000 ईसा पूर्व से लेकर 4000 ईसा पूर्व तक का जो काल था वो कौन सा था? मध्य पाषाण काल था। नव पाषाण काल था, जो 4000 ईसा पूर्व से लेकर के 2500 2500 ईसा पूर्व तक का जो काल रहा है वो मध्य पाषाण काल रहा है। अब इसी में हमारा है कहीं मध्य पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, नव पाषाण काल में कहीं कुल्हाड़ी के साक्ष्य मिलते हैं, तो कहीं आग का जलाना, पत्थरों से औजार बनाना, ये सारे साक्ष्य यहाँ पर उपलब्ध रहते हैं प्रागैतिहासिक काल में। आद्य ऐतिहासिक काल में आते हैं, तो इसको हमने 2 भागों में विभाजित किया है: सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता। तो सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो 2500 ईसा पूर्व से लेकर के 1500 ईसा पूर्व का जो काल रहा है वो हमारा सिंधु घाटी सभ्यता का काल। और इसके बाद में 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व का जो काल रहा है वो रहा है हमारा कौन सा? वैदिक सभ्यता काल। कौन सा था? वैदिक सभ्यता। और इसके बाद में 1500 से लेकर 600 ईसा पूर्व के बाद में जो 1500 से लेकर के 1000 ईसा पूर्व तक का जो रहा है वो हमारा रहा है कौन सा? ऋग्वैदिक काल। कौन सा रहा है? ऋग्वैदिक काल। और ये जो वैदिक काल है, इसको भी 2 भागों में विभाजित किया गया है: ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। कौन सा था? ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। तो ये 1500 से लेकर 600 ईसा पूर्व के बीच में, 1500 से लेकर के 1000 ईसा पूर्व का बीच का जो काल रहा है वो ऋग्वैदिक काल रहा है। और 1000 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व का जो काल रहा है वो हमारा रहा है कौन सा? उत्तर वैदिक काल आता है। और फिर इसके बाद में हम ये आते हैं ऐतिहासिक काल में। तो सबसे पहले हमें जानना क्या होता है कि पढ़ना, अगर हमें किसी चीज, अगर इसको सिस्टमेटिक तरीके से, क्रम से अगर हम पढ़ते हैं, तो हमेशा हमारे माइंड में रहेगा। तो हम प्रागैतिहासिक काल की बात करते हैं, तो पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। फिर आते हैं हम आद्य ऐतिहासिक काल। तो आद्य ऐतिहासिक काल कौन सा काल है? ऐसा काल है जहां पर साक्ष्य तो उपलब्ध है, लेकिन क्या है, वो इतने गूढ़ है, अपुष्ट है, जिनको पढ़ना मुश्किल है। और इसको हमने 2 भागों में विभाजित किया: आद्य ऐतिहासिक काल को सिंधु घाटी सभ्यता, दूसरा वैदिक सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो 2500 लेकर के 1500 ईसा पूर्व तक रहा है। और इसके बाद वैदिक सभ्यता काल जो है 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक रहा है। और इसके बाद में इसको हमने वैदिक सभ्यता को है, तो पहले हमारा सिंधु घाटी सभ्यता आती है, फिर आती है वैदिक सभ्यता। और वैदिक सभ्यता को 2 भागों में विभाजित किया गया है: ऋग्वैदिक काल, जो कि 1500 से लेकर के 1000 ईसा पूर्व तक रहा, फिर उत्तर वैदिक काल आता है, जो कि 1000 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक रहा है। इसके बाद हम आते हैं ऐतिहासिक काल। तो ऐतिहासिक काल वो काल है जिसमें लिखित साक्ष्य भी उपलब्ध है, और मनुष्य क्या हो गया था? पूर्णतः एक तरीके से विकसित हो गया था, सभ्य था मनुष्य। तो ऐतिहासिक काल में क्या है कि प्राचीन भारत के इतिहास,
तो प्राचीन भारत के इतिहास जो हम पढ़ते हैं वो 600 ईसा पूर्व से लेकर के 712 ईस्वी तक का जो काल रहा है वो हमारा क्या रहा है, प्राचीन इतिहास का रहा है। तो प्राचीन इतिहास काल में देखिए कि इनको भी कई भागों में विभाजित हम कर सकते हैं कि अब तो जो हमारा ऐतिहासिक काल है, प्राचीन भारत के इतिहास, मध्यकालीन भारत के इतिहास और आधुनिक भारत के इतिहास, यही तीन इतिहास ज्यादातर हम लोग पढ़ते हैं इन तीन भागों में जो डिवाइड है। जो एग्जाम होते हैं ज्यादातर हमारे एग्जाम इन्हीं तीनों से पूछा जाता है, क्योंकि 600 ईसा पूर्व से लेकर के 712 ईसा पूर्व तक ये प्राचीन भारत का इतिहास रहा, और मध्यकालीन भारत के इतिहास का जो काल रहा है वो 712 से लेकर के 1707 ईस्वी तक रहा है। कहाँ तक रहा है, 1707 ईस्वी। और जो आधुनिक भारत का रहा है वो 1707 से लेकर के अब तक जो है हमारा वो आधुनिक भारत का। तो पहले क्या समझना है आपको, यही आदि ऐतिहासिक को ही विभाजित कर लेते हैं हम सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता में, और वैदिक सभ्यता को हमने ऋजु वैदिक काल में और उत्तर वैदिक काल में। फिर ऐतिहासिक काल में आते हैं, तो ऐतिहासिक काल को तीन भागों में विभाजित किया गया है। पहला हमारा आता है कि प्राचीन भारत के इतिहास, दूसरा आता है मध्यकालीन भारत के इतिहास, और तीसरा पार्ट हमारा आधुनिक इतिहास है। तो हम सिर्फ चर्चा करेंगे हम प्राचीन भारत के इतिहास और मध्यकालीन भारत का इतिहास, और ये आधुनिक भारत के इतिहास की अभी इसमें चर्चा नहीं करेंगे। तो पहले प्राचीन भारत के इतिहास में देखते हैं, तो सबसे पहले छठी शताब्दी में जो छठी शताब्दी ईसा पूर्व जो था, तो वो महाजनपद थे, जैसे हमारे 16 महाजनपद थे, उनके बारे में सारा यहाँ पर हम महाजनपद काल कहलाता है। उसके बाद आता है 600 ईसा पूर्व से लेकर 300 ईसा पूर्व के बीच आता है आपका मगध साम्राज्य आता है। कौन सा आता है, मगध साम्राज्य। तो इसमें हम मगध काल का जो साम्राज्य था उसके बारे में अध्ययन करते हैं। और 300 ईसा पूर्व से लेकर के 184 ईसा पूर्व के बीच में जो आता है वो मौर्य साम्राज्य आता है। क्या आता है, मौर्य साम्राज्य। और ये सब मध्यकालीन, ये हमारा सब प्राचीन का भारत का ही इतिहास है। और इसी मौर्य साम्राज्य को ही संगम काल भी कहा जाता है। ये पूछा जाता है कि मौर्य साम्राज्य को ही हम संगम काल के नाम से भी जाना जाता है। इसमें चेर, पांड्या और चोल ये भी शासक थे यहाँ पर। इसके बाद में मौर्य साम्राज्य जैसे ही खत्म होता है, मौर्योत्तर काल आता है। मौर्योत्तर काल 184 ईस्वी पूर्व से लेकर के 319 ईस्वी में रहता है। अब ये देखिए, ये 184 ईसा पूर्व है, और यहाँ से लेकर के 390 ईस्वी है, ये ईसा पूर्व है, और ये क्या है 319 क्या है यहाँ पर ईस्वी है। तो ये मौर्योत्तर काल रहता है। फिर यहाँ से आपका स्टार्ट हो जाता है गुप्त साम्राज्य। तो गुप्त साम्राज्य 319 ईसा पूर्व से लेकर के 550 ईस्वी तक रहता है आपका। कौन सा गुप्त साम्राज्य रहता है। फिर रहता है आपका हर्षवर्धन आता है। हर्षवर्धन काल आता है जो कि 606 ईस्वी से लेकर के 647 ईस्वी तक रहता है। इसके बाद में आपका आता है हमारा तो यहाँ पर देखिए हमने प्राचीन भारत के इतिहास का इसको कितने भागों में, सबसे पहले हमारे महाजनपद आते हैं छठी शताब्दी में, फिर आता है हमारा मगध साम्राज्य आता है, फिर आता है मौर्य साम्राज्य और मौर्योत्तर काल और गुप्त साम्राज्य, और फिर आता है हर्षवर्धन काल। फिर अब आ जाते हैं हम मध्यकालीन इतिहास। तो इतना हमें पढ़ना होता है किसमें, प्राचीन भारत के इतिहास में। अगर आते हैं मध्यकालीन इतिहास में, तो मध्यकालीन भारत के इतिहास जो रहा है वो 712 ईस्वी से लेकर 1707 ईस्वी तक का जो काल रहा है वो मध्यकालीन भारत के इतिहास है। तो यहाँ पर इसमें हम क्या क्या पढ़ते हैं मध्यकालीन में, तो मध्यकालीन में हम पढ़े इसको भी दो भागों में विभाजित कर दिया गया। मध्यकालीन को भी दो भागों में विभाजित कर दिया गया। पहला हमारा है मध्यकालीन में जिसको हम पढ़ते हैं क्या, पूर्व मध्यकालीन भारत का इतिहास। कौन सा है हमारा ये, पूर्व मध्यकालीन भारत का इतिहास। और दूसरा भाग इसका है उत्तर मध्यकालीन भारत का इतिहास। तो पूर्व मध्यकालीन इतिहास वो 8वीं शताब्दी से लेकर के कौन सा 13वीं शताब्दी तक रहा है। और इसको अब फिर इसके बाद में इसको पढ़ने के लिए हमें क्या है कि इसको तीन भागों में, जो भारत का हिस्सा था वो तीन भागों में डिवाइड किया था, एक उत्तर भारत में, एक दक्कन में और एक दक्षिण भारत में। तो मतलब यहाँ पर ये पैरेलल राज्य चलता था। यहाँ पर उत्तर भारत में अलग लोगों का था, और यहाँ दक्षिण भारत में अलग शासक थे, और दक्षिण भारत में अलग थे। तो यहाँ पर उत्तर भारत का जो हम पढ़ते हैं, उत्तर भारत में था पाल, सेन, प्रतिहार और राजपूत। ये उसी क्रम में आता है कि पाल आते हैं, पहले पाल का शासक था, सेन और प्रतिहार और राजपूत आता है। दूसरा यहाँ पर आता है चौहान और दिल्ली सल्तनत आता है। ये जो शासक थे ये उत्तर भारत के थे। और दूसरा भाग हमारा था दक्कन का था, जिसमें चालुक और राष्ट्रकूट थे। और तीसरा जो था हमारा दक्षिण भारत था। दक्षिण भारत में चेर, चोल, पांड्य और पाल्लव आते थे। तो ये सारे शासक थे। तो पूर्व मध्यकालीन में हम इतने शासकों के बारे में, इनका शासन क्या था और क्या इन्होंने किया, वो सब अध्ययन करते हैं। इसके बाद में पूर्व मध्यकालीन के बाद में हमारा आता है उत्तर मध्यकालीन। तो उत्तर मध्यकालीन 13वीं शताब्दी से लेकर के 18वीं शताब्दी का जो काल रहा है वो उत्तर मध्यकालीन रहा है।
इसको भी 3 भागों में भारत को विभाजित किया गया, उत्तर भारत, दक्कन और दक्षिण भारत। तो उत्तर भारत में जो था तो राजपूत था, दिल्ली थे, और दिल्ली सल्तनत और मुगल यहाँ पर थे, किसमें, उत्तर भारत में, क्योंकि दिल्ली और ये उत्तर भारत में। दक्कन की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर विजयनगर था, वैमानी था और मराठा था। दक्षिण की बात करते हैं, दक्षिण भारत में पांड्य और होसाल थे, पांड्य और होसाल थे। ये सब 13वीं शताब्दी से लेकर के 18वीं शताब्दी में ये सारे शासक हुआ करते थे। तो हिस्ट्री को इस तरीके से अगर एक क्रमबद्ध तरीके से अगर अध्ययन किया जाता है तो पढ़ना आई थिंक आसान होता है। इसके बाद में यहाँ से ये 18वीं शताब्दी में हमारा ये आधुनिक इतिहास भारत का स्टार्ट हो जाता है, 1707 ईस्वी से लेकर के अब तक का है। तो इसका तो अभी हमने कोई भी डिस्कस नहीं किया। अगर आधुनिक इतिहास आपको पढ़ना है तो इसके पढ़ने के लिए सिंपल सा एक यही है कि आप उसको क्रमबद्ध तरीके से उसको पढ़िए कि आधुनिक इतिहास में सबसे पहले क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ। तो अगर ये क्रम याद रहता है तो हमारा माइंड में पूरा ये जो हिस्ट्री है वो सेट रहता है, फिर इसे कोई भी इसमें से कोई प्रॉब्लम नहीं रहता है पढ़ने में। अगर आप ऐसे पढ़ेंगे कि आज हमने वैदिक काल पढ़ लिया, फिर हड़प्पा संस्कृति पढ़ लिया, पता चला फिर इसके बाद हमने गुप्त साम्राज्य पढ़ रहे, तो इस तरीके से रहते हैं तो बड़ा कंफ्यूज रहते हैं। तो पढ़ने का एक सिस्टमेटिक तरीका है कि इतिहास में आप उसको 3 भागों में पढ़ने की अध्ययन के लिए आप डिवाइड कर सकते हैं, प्राचीन भारत के इतिहास, मध्यकालीन और आधुनिक इतिहास। और ये तो हमारा आदि ऐतिहासिक काल है जो सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता है, और वैदिक सभ्यता को भी 2 भागों में डिवाइड कर दिया है, 1500 से लेकर के 1000 तक का जो रीवैदिक काल है, उसके बाद का उत्तर वैदिक काल है। ठीक है, तो इस तरीके से हम इतिहास का अध्ययन कर सकते हैं आसानी से अगर क्रमबद्ध। अब जैसे कि आप कोई भी अगर नोट्स अगर बनाना है तो नोट्स बनाने के लिए क्या है कि आप अगर इस तरीके से तैयार कर लेते हैं और उसके सामने आप सिंधु घाटी सभ्यता, तो सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जितनी भी बुक में अगर डिटेल, जो भी बुक आप प्रेफर करते हैं, ज्यादातर एनसीईआरटी करना चाहिए, तो उसके बारे में सारा पढ़ सकते हैं, उसका नोट्स बना सकते हैं। फिर वैदिक सभ्यता का नोट्स बना सकते हैं, और वैदिक सभ्यता में भी आपका वैदिक काल है और उत्तर काल है, उसका नोट्स तैयार कर सकते हैं। इस तरीके से आपका आदि ऐतिहासिक काल है वो फुली क्या हो जाएगा, प्रिपेयर हो जाएगा। अगर ऐतिहासिक काल की बात करते हैं तो इसको भी आप प्राचीन भारत के इतिहास, मध्यकालीन भारत के इतिहास और आधुनिक इतिहास है। और प्राचीन काल में भी ये जो आपके काल दिए हैं कि ये जितने भी यहाँ पर साम्राज्य हुए उनके बारे में आप पढ़ सकते हैं। और इसके बाद मध्यकालीन का इतिहास करके उसके भी पार्ट्स, उत्तर मध्यकालीन और पूर्व मध्यकालीन जो दिया है इसके बारे में है कि इतने भी शासक थे, और ये इन्होंने, क्योंकि इसके बाद में भारत के 3 भागों में राज्य हुआ करता था, उत्तर भारत, दक्षिण और दक्षिण भारत 3 भागों में विभाजित था, और अलग अलग जगह उनके अलग अलग शासक और राजा हुआ करते थे। तो इस तरीके से इतिहास का आसानी से अध्ययन किया जा सकता है। तो उम्मीद है कि वीडियो अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।